हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 गणित के अभ्यास 3B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों 1, 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली खाली प्रश्न चिन्ह का जो है वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला और ये वाला किसी न किसी रूप से संबंधित हैं, यानी पहला और दूसरा किसी न किसी रूप से संबंधित है। इनका संबंध जान के हमको ये पता लगाना है कि इस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 15 और 4, तो 15 और 4 जब जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 4 जोड़ने पे 19 हो जाता है। तो हम लोग लिख लेंगे 19। फिर 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो जोड़ने पे माइनस का 10 आएगा। अब किसी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन हो कि ये माइनस का 10 क्यों है, तो समझिए जब समान संख्याएं आ जाती हैं तो उनको जोड़ लिया जाता है, चिन्ह वही लगता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है -3 और कहीं पर लिखा है -5, तो इसका आंसर आएगा -8। अब आप पूछेंगे कैसे, तो समझिए एक दुकान है जहां पर आप 3 रुपये उधार खाए हैं, अगले दिन जाके 5 रुपये और उधार खा लिए, तो दुकानदार दोनों जोड़ के एक साथ लिख दिया कि आप 8 रुपये उधार हो गए। अब यही 19 जो 15 और 4 जोड़ के 19 हुआ था और 7 और 3 जोड़ के 10 हुआ था, लेकिन माइनस का, इसको जब घटाएंगे तो 9 आ गया। यानी पहले का संबंध हम लोग जान गए कि 9 कैसे आया। अब दूसरा देखते हैं, 21 में से 13 घटा देंगे, 21 - 13, 21 में से 13 घटा देंगे तो 11 में से 3 गया 8 बचेगा। ठीक है, 21 में से 13 घटेगा तो 8 बचेगा सीधे। ठीक है, और ऐसे ही 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। और 8 और 2 अगर ये दोनों जोड़ लेंगे तो 10 आएगा, इसलिए बीच में यहाँ 10 भरा गया है। अब इसका देखते हैं, 17 और 14 जोड़ लेते हैं तो 14 दूना 28, 28 3 31, यानी 17 और 14 जोड़ने पे 31 आया। और 15 और 18 जोड़ लेते हैं तो आएगा 33। 15 18 दोनों माइनस का कितना आएगा? 33 आएगा, माइनस का 33 आएगा। ठीक है, अब अगर 33 में से 31 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। ऐसे समझिए दुकान पे आप 31 रुपया पहले जमा किए थे और 33 रुपये जाके उधार खा लिए, तो दुकानदार जोड़ के लिखेगा कि अब आप 2 रुपये उधार रह गए। तो इसमें यहाँ गलती से ये टिक हुआ है, आप समझिएगा कि -2 सही है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 15 और 11 है। ठीक है, तो 15 और 11 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। ठीक है, 15 10 25 1 26, यानी 15 और 11 को जोड़ने पे 26 आया, यहाँ 26 लिख लिए। अगला है 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब ये प्लस का 19 है तो 3 जाएगा तो प्लस का 16 बचेगा। ठीक है, तो 26 और 16, तो 26 में से हम 16 घटा लेंगे तो आएगा 10। पहले का संबंध पता चल गया कि घटाने पे हमको ये चीज़ मिला। अब दूसरे में देखिए 10 और 7 17, 10 और 7 17। अगला है 5 और 4 9, तो 17 में से 9 घटा दिए तो कितना आया? 8, इसलिए बीच में देखिए 8 भरा है। अब ऐसे ही 12 और 6 जोड़ लेंगे तो 12 6 18, और 8 और 5 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 13। 18 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। इसमें खाली जगह भरना है। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है, तो 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होता है। जैसे हम 2 पूर्णांक ले लेते हैं, आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक सभी धनात्मक संख्याएं, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक है। और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक है, और 0 भी पूर्णांक है, ये भी जाने रहिए। -1 -2 -3 -4 -5, ये सब पूर्णांक है। तो सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो कह रहा है कि 2 पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव होता है। तो 2 पूर्णांक संख्या चाहे जो ले लीजिए, मान लीजिए एक 2 ले रहे हैं और एक 3 ले रहे हैं, इनको जोड़ ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? 5, तो 5 भी एक पूर्णांक ही है। अगर -2 ले रहे हैं और -1 ले रहे हैं, इनको जोड़ ले रहे हैं, यानी -2 +
-1, इनको जोड़ने पे देखिए -2 प्लस माइनस का गुणा होकर -1, तो ये जोड़ने पे -3 आया, तो ये भी देखिए पूर्णांक ही है। इसका मतलब दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होता है। अब अगला है दो धन पूर्णांकों का योगफल होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होगा। अगर दो धन पूर्णांक केवल ले लें, एक धन पूर्णांक मान लिया 5 ले रहे हैं, एक धन पूर्णांक मान लिया 10 ले रहे हैं, ठीक है। एक धन पूर्णांक 5, एक धन पूर्णांक 10, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल आएगा वो धन पूर्णांक ही तो आएगा, धन ही तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि प्लस का 3 और प्लस का 5 जोड़े और माइनस का कुछ आ जाए, हमेशा धन ही आएगा। तो लिखेंगे दो धन पूर्णात्मक संख्याओं, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ठीक है। अगला है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होगा, ये भी क्लियर है। दो ऋण पूर्णांक ले रहे हैं, पहला ऋण पूर्णांक -3 ले रहे हैं और दूसरा ऋण पूर्णांक -2 ले रहे हैं। अब इनका योगफल निकालना है, यानी इनको जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। -3 प्लस का माइनस में गुणा होकर माइनस और यहाँ 2। अब -3 और -2 जोड़ने के बाद -5 आएगा। ऐसे समझिए एक दुकान पे 3 रुपये उधार खाए थे, फिर जाके 2 रुपये और खा लिए, तो दुकानदार दोनों जोड़ के लिख दिया कि 5 रुपये उधार हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक ही होगा। तो इसमें भर लेंगे ऋण पूर्णांक। क्या भर लेंगे? ऋण पूर्णांक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य बताइए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो ये कथन सत्य है, और क्यों सत्य है इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आप पीछे की वीडियो देखे होंगे तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले रहे हैं, जैसे -5 ले रहे हैं, किसी भी पूर्णांक एक सेकंड, हाँ, का योगफल नहीं, सॉरी, किसी भी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम। तो 5 का योगात्मक -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्लस का 5 होता है। कैसे होता है मैं बताया था। योगात्मक प्रतिलोम निकालने का मतलब ये है कि जो संख्या मिला हो उसके साथ ऐसे किस संख्या को जोड़ दें या घटा दें कि आंसर 0 मिल जाए, यही योगात्मक प्रतिलोम होता है। जो भी संख्या, जैसे -7 मिले तो इसके साथ क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि 0 हो जाए, तो इसके साथ +7 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम, तो -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 है, इस दोनों का योग 0 होता है सदैव, हमेशा। तो सही बात है। जैसे एक संख्या ले रहे हैं 5, इसका योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। क्या होगा? -5 होगा। तो इनका अगर योगफल निकाल लेंगे, यानी 5 में हम -5 जोड़ देंगे तो ये सदैव 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो इस बात में सच्चाई है। देखिए 5 प्लस माइनस का गुणा होकर -5 में से 5 गया 0, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का उल्टा होता है। अगर -5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो प्लस का 5 होगा, अगर +5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो -5 होगा। ये कॉमन सी बात है, इसको आप याद कर लीजिए। इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमेशा उत्तर 0 आना चाहिए, ये नियम है, ये बात आप लोग जान के चलेंगे। तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है 0 ऋण पूर्णांक है, ये असत्य है। आप ये बात आज ही याद कर लीजिए, 0 न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। 0 योग एक उदासीन संख्या है, ठीक है। ये न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ये बात जाने रहेंगे। गा है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये असत्य है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल गलत है। एक ऋण पूर्णांक हम -5 ले रहे हैं और एक ऋण पूर्णांक हम -10 ले रहे हैं, और इन दोनों का योगफल निकाल ले रहे हैं और जोड़ने पे देख रहे हैं कि क्या ये धन पूर्णांक आ जाएगा। धन पूर्णांक नहीं आएगा। देखिए -5 प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस और 10, अब -5 और -10 जब जोड़ेंगे तो -15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक नहीं है। लेकिन सवाल में पूछा है कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक नहीं होता है, ऋण पूर्णांक ही होता है, इसलिए कथन असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। कोई भी पूर्णांक ले लें और अगर उसमें 0 जोड़ दें तो उनका जो योगफल आएगा वो उसी पूर्णांक के बराबर होगा। एकदम सुनने में ही लग रहा है कि यह कथन सत्य है। देखिए कैसे सत्य है मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए कोई भी हम पूर्णांक ले रहे हैं, मान लिया हम ले रहे हैं 5। अब इसमें कह रहा है कि अगर 0 जोड़ दें तो उनका योगफल वही पूर्णांक आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। मान लिया हम -10 ले रहे हैं, अगर इसमें 0 जोड़ ले रहे हैं तो वही पूर्णांक तो आएगा, -10 ही आएगा, क्योंकि 0 जो है उदासीन संख्या है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसको जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। आप लोग सत्य लिख लीजिए, ठीक है।
अगला है एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ठीक है, ये कौन सा है, चा वाला है। ठीक है, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो ये कथन असत्य है और आप समझ भी रहे होंगे। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा, ऐसा कहाँ संभव है? एक ऋण पूर्णांक है और एक धन पूर्णांक है, अगर इन दोनों को जोड़ लें, फिर से ले रहे हैं, एक ऋण पूर्णांक है और एक धन पूर्णांक है। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ लें तो कह रहा है कि धन पूर्णांक आएगा। हाँ, धन पूर्णांक आएगा तो नहीं आएगा। देखिए -5 और +10, तो जो केस हम लिए हैं इसमें तो धन पूर्णांक आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। लेकिन अगर यही संख्या हम बड़ा ले लें, जैसे -10 ले ले रहे हैं और +5 ले ले रहे हैं, ठीक है, अब इनको जोड़ रहे हैं तो -10 + 5, 10 में से 5 जाएगा तो -5 आ जाएगा। तो कह रहा है कि सदैव धन पूर्णांक होता है, तो सदैव नहीं होता, कभी कभी होता है। आप ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब 6 वाला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है, ये सत्य है। संख्या रेखा अगर बना लें यहाँ, तो अगर 0 यहाँ है, 1 2 3, अगर 3 यहाँ है तो -1, -2, -3 यहाँ होगा। तो वैसे ही 0 से जितना दूरी है 0 से उतना दूर 18 भी रहेगा। ठीक है, तो ये सत्य है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। दो धन पूर्णांक ले लें, एक 5 ले लें और एक 10 ले लें, दोनों का योगफल हमेशा धन पूर्णांक ही तो होगा। तो ये कथन भी सत्य है। तो आई होप आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मन लगा के पढ़ते रहिए। क्लास 6 में है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन हर चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।